तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में क्या चलती है, आपकी विंड चलती है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में जो प्रेशर डिक्रीज होता है, जैसे ही हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये जिस स्पीड से या फिर जिस रेट से डिक्रीज होता है, जिस रेट से डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जिसको हम लोग दाब प्रवणता बोलते हैं, वो बेसिकली क्या है कि हाई प्रेशर से जब हम लो प्रेशर की तरफ जाते हैं तो पर यूनिट एरिया में किस स्पीड से या किस रेट से हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, इसको अभी एफ को आप लोग क्या करो, मिटा दो। अभी केवल समझो प्रेशर ग्रेडियंट को, कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है समझना, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। बट ये किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, किस दर से कम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अगर यूनिट एरिया में प्रेशर कम होने की रेट बहुत हाई है तो हम बोलेंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है। और अगर यूनिट एरिया में प्रेशर डिक्रीज होने की रेट कम है तो हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट कम है। अब इसका काम क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जितना हाई होगा विंड की स्पीड उतनी ही हाई होगी, और प्रेशर ग्रेडियंट जितना कम होगा विंड की स्पीड भी उतनी ही कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर। यहाँ पे जो हमारा हाई प्रेशर है, मान लो वो हाई प्रेशर है 1183 का। ठीक है, जीरो अपन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो इरेज हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा हाई प्रेशर है वो है हमारा 983 का। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर देखने को मिल रहा है हमें, 200। 200 ना। अब यहाँ पे एक और प्रेशर, ये हाई प्रेशर लेते हैं, यहाँ पे हम लो प्रेशर देते हैं, एरिया उतना ही है। यहाँ पे मैं जो देखने को मिल रहा है मुझे वो ये है कि यहाँ पे है 980 और यहाँ पे है 780, मतलब 5 ले लो, यहाँ पे है 785, 885 ले लो। तो दोनों के बीच में कितना है अंतर, 100। ठीक है, तो एक जगह प्रेशर ग्रेडियंट 200 का है और एक जगह प्रेशर ग्रेडियंट है वो कितने का है, 100 का है, क्योंकि दोनों का एरिया ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं कि सेम है। तो मुझे बताओ कि दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ ज्यादा है, फर्स्ट वाले में प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, सेकंड वाले में प्रेशर ग्रेडियंट कम है। तो विंड की स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले में। यहाँ विंड बहुत तेजी से चलेगी, यहाँ विंड स्लो चलेगी। ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हाई प्रेशर से जब हम लो प्रेशर की तरफ जब हम जाते हैं, व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो पर यूनिट एरिया में किस रेट से हो रहा है। ठीक है, वो रेट जो होती है, वो जो दर होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। सिंपल शब्दों में अगर रेट नहीं समझ में आ रहा हो तो सिर्फ इतना समझ लो कि किसी दो एरिया के बीच में प्रेशर का कितना ज्यादा अंतर है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। और जितना ज्यादा अंतर होता है विंड उतनी ज्यादा स्पीड से चलती है। क्लियर, अब ये इसी को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट के कारण विंड पे क्या लगता है, आपका फोर्स लगता है। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, उस कारण से आपकी विंड की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी, वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, विंड उतनी स्पीड से चलेगी। ठीक है, और इसी को अपन लोग बोलते हैं बैरोमेट्रिक स्लोप। पीजीएफ को ही हम लोग बोलते हैं बैरोमेट्रिक स्लोप। ठीक है, बैरोमेट्रिक स्लोप। तो बैरोमेट्रिक स्लोप भी जितना ज्यादा होगा मतलब पीजीएफ उतना ज्यादा होगा, और विंड जो है वो उतनी स्पीड से आपकी चल रही होगी। ठीक है, समझ में आया पीजीएफ। यस सर। चलो, तो अब हम लोग इसको, मैंने जानबूझ के पहले समझा दिया, अब हम लोग देखते हैं कि विंड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, विंड की डायरेक्शन को और विंड की स्पीड को।
दोनों को देखते हैं। ठीक है, विंड की डायरेक्शन और स्पीड को कौन कौन अफेक्ट करता है देखते हैं। विंड की डायरेक्शन एंड स्पीड, इसको अफेक्ट करने वाले क्या है आपके फैक्टर्स है। पहला कारक जो कि हमारी स्पीड को अफेक्ट करता है और दिशा को भी अफेक्ट करता है वो है पीजीएफ, जिसकी बात अभी अभी हमने करी। ठीक है, तो सिंपल है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना ज्यादा होगा, विंड की हमारी जो स्पीड है वो भी उतनी ज्यादा होगी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना कम होगा, विंड की स्पीड भी उतनी ही कम होगी। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, और प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये हॉरिजॉन्टल भी काम करता है, ये वर्टिकल भी काम करता है। ठीक है, फिर हम सेकंड बात करते हैं फ्रिक्शन की। ठीक है, फ्रिक्शन की। अब ये फ्रिक्शन जिसको हम लोग घर्षण बोलते हैं, जो कि हमारी अ, निचले एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छे से काम करता है ना। ये क्या होता है बेसिकली, हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ का सरफेस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अर्थ का सरफेस किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है, ठीक है, या फिर जो निगेटिव फोर्स लगाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। या फिर जो रेजिस्टेंस का फोर्स लगता है, नेगेटिव फोर्स भी आप बोल सकते हो, जो रेजिस्टेंस का फोर्स लगता है, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स करता है या फिर उसकी स्पीड को स्लो कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेक लगता है तो हमने देखा है फ्रिक्शन का यूज पड़ा है फिजिक्स में। अब ये फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा काम करता है, जहां पे हमें रफनेस देखने को मिलेगी, है ना, सरफेस में जहाँ पे हमें रफनेस देखने को मिलेगी, आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और जहाँ पे प्लेन सरफेस देखने को मिलेगी, फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगी, वहां पे फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे इफेक्ट करता है, बहुत सिंपल है। फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा, फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा, विंड की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, है ना। नहीं, इसका उल्टा होगा, फ्रिक्शन जितना ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, विंड की स्पीड उतनी कम देखने को मिलेगी। और फ्रिक्शन जितना कम होगा, विंड की स्पीड उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सिंपल, ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। पीजीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी विंड की स्पीड कम। अब अपन लोग बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे अर्थ का जो रोटेशन होता है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारे विंड के सर्कुलेशन को, विंड की स्पीड को, उसको अपन लोग अब देखते हैं। देखो बहुत सिंपल है, अर्थ के रोटेशन के कारण एक सूडो फोर्स लगता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, जो अर्थ पर हॉरिजॉन्टल मूव करता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे फिर वो प्लेन हो, है ना। उस पे हमारा क्या काम करता है, एक सूडो फोर्स काम करता है, जो कि अर्थ की रोटेशन के कारण हर एक अर्थ पे मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कोरियालिस फोर्स, जिसको हम कोरियालिस फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये रोटेशन, अर्थ पे रोटेशन के कारण ही क्या करता है, काम करता है। अब इसको कैसे काम करता है थोड़ा सा हम समझते हैं। चलो, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है ए, ठीक है, उसको आना है ये बी स्थान पे। ठीक है, अर्थ कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, मतलब ऐसी मूव कर रही है। क्लियर, उसने चलना स्टार्ट किया, कोरियलिस फोर्स समझा रहा हूँ, उसने चलना स्टार्ट किया ए से, ये बी की तरफ आ रहा है, 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 वेरी गुड, बी की तरफ आया।
ये आइडियल सिचुएशन है। ये सिचुएशन तब की है जब अर्थ मूव ही नहीं करती। अर्थ अपने एक्सिस पे अगर रोटेट नहीं करती, अगर अर्थ का रोटेशन नहीं होता, अर्थ का रोटेशन अगर 0 होता, तो ए से चला हुआ व्यक्ति बी पर आ जाता, क्योंकि उसे बी पर ही आना था। बट एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में हुआ ये कि अब बी वाले स्थान पे नहीं रहा, क्योंकि अर्थ जो है इतने ही समय में, जब तक वो ए पर पहुंचता, बी पर पहुंचता ए व्यक्ति, तब तक वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो मूव करते करते ये सी वाला स्थान जो है वो कहाँ आ चुका है? बी पे आ चुका है। और बी वाला स्थान कहाँ जा चुका है? डी पे जा चुका है। डी कहीं और चले गया होगा। ठीक है। तो हुआ क्या कि वो व्यक्ति आया उसी स्थान पे है, बट अब वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? सी देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? सी देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में वो कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। अरे यार, एक्चुअल में वो कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ ना, कि ये बी पर ही आया, वो ए व्यक्ति जो था वो बी पर ही आया। बट अब वहां पे बी नहीं मिलता है, अब वहां पे मिलता है सी। और बी जा चुका है आगे, और डी जा चुका है और आगे। एक्चुअल में वो ऐसा चला। बट हमें बाहर से देखने पे ऐसा फील होगा कि वो बी पे नहीं आया, वो कहाँ पर आया? सी पर आ गया, ऐसा लगेगा हमें। ऐसा फील होगा। क्यों? क्योंकि हम हमारे अर्थ के हर एक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम सब साथ साथ मूव करते हैं, तो हम ऐसा फील करते हैं कि सब जो है वो अपने स्थान पे स्टैटिक है। जैसे बस में अगर आप बस के अंदर देखते हैं, तो चूंकि पूरी बस मूव कर रही है, तो बस पे बैठा हुआ हर एक यात्री जो ट्रेवल कर रहा है वो हमें स्टैटिक देखने को मिलता है, क्योंकि हम भी मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से, और वो भी मूव कर रहा है सेम स्पीड से। तो इस कारण से बी और सी, जो कि दोनों ही, और उसे देखने वाला भी सेम स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए उसे स्थिति कैसी दिखाई देती है? उसे स्थिति ऐसी दिखाई देती है, बट एक्चुअल स्थिति ऐसी होती है। इस तरीके से काम करता है कोरियलिस फोर्स। अब कोरियलिस फोर्स के कारण हुआ क्या, कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो व्यक्ति अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा था, वो अपनी दिशा से किधर की ओर डिफ्लेक्ट हो गया? अपने राइट हैंड साइड की ओर। ठीक है। जबकि यही सेम स्थिति साउथ हेमिस्फीयर में करके अपन देखते हैं। तो साउथ हेमिस्फीयर में उसे जाना कहाँ था? उसे जाना था बी पे, बट वो जा पहुंचा सी पे, क्योंकि सी अब बी पे आ चुका है। तो यहाँ पे किधर की ओर हो गया? लेफ्ट की ओर। इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका कोरियलिस फोर्स अपने दिशा के राइट हैंड साइड पे मोड़ देता है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में कोरियलिस फोर्स जो होता है वो अपनी दिशा से लेफ्ट हैंड की ओर मोड़ देता है। क्लियर? कोरियलिस फोर्स, जिसे सीसी कोरियलिस के द्वारा बताया गया था, और फेरल के द्वारा फिर उसे डायरेक्शन के साथ अच्छे से बताया गया था, जिसे हम फेरल के लॉ में पढ़ते हैं। क्लियर? कोरियलिस फोर्स क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर हुआ क्या? तो कोरियलिस फोर्स जो होता है ये किसके द्वारा दिया गया था? सीसी कोरियलिस के द्वारा दिया गया था, जिस कारण से हम इसे क्या बोलते हैं? कोरियलिस फोर्स बोलते हैं। और ये क्या करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। अब ये किसी पे भी काम करेगा, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। अब एक चीज जो समझनी है आपको वो ये है कि कोरियलिस फोर्स का जो मान होता है ना, कोरियलिस फोर्स का जो मान होता है वो साइन के लेटिट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन के लेटिट्यूड होता है। ठीक है। कोरियलिस फोर्स का मान मतलब, किसी भी स्थान पे अगर मुझे कोरियलिस फोर्स का मान अगर निकालना होगा, तो मैं ये लेटिट्यूड के स्थान पे मैं क्या रख दूंगा? वहां का लेटिट्यूड का नंबर रख दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे साइन जीरो का मान निकालना है, मतलब 0 डिग्री लेटिट्यूड, इक्वेटर पे मुझे मान निकालना है, तो मैं साइन जीरो करूंगा। तो साइन जीरो का मान कितना होता है? 0। अगर मुझे 90 पे निकालना है, तो मैं साइन 90 का मान निकालूंगा, ये होता है 1। 1 मीन्स मैक्सिमम, 0 मीन्स मिनिमम। इसका मतलब कि इक्वेटर पे आपके कोरियलिस फोर्स का मान मिनिमम होता है, और पोल पे कोरियलिस फोर्स का मान कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर? फर्स्ट थिंग ये थी, सेकंड चीज ये है।
कि पोल पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो मैक्सिमम है, इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स है वो मिनिमम है, लगभग 0। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन क्या काम करता है। अब फ्रिक्शन से पहले बात कर लेते हैं दो चीजों की, फ्रिक्शन को बाद में समझेंगे। सबसे बात करते हैं स्पीड की और मास की। जो मूविंग बॉडी की जो स्पीड होती है और जो मास होता है, उस पे भी कोरियोलिस फोर्स काम करता है और उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोरियोलिस फोर्स। मतलब किसी विंड की जितनी ज्यादा स्पीड होगी, विंड जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगी, उस पे कोरियोलिस फोर्स उतना ज्यादा काम करेगा। कोई मूविंग मास का, किसी मूविंग एयर का जितना ज्यादा बड़ा मास होगा, एयर मास जितना बड़ा होगा, कोरियोलिस फोर्स उस पे उतना ज्यादा काम करेगा, उसको उतना डिफ्लेक्ट कराएगा। तो अगर कोई विंड 200 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से चल रही है, तो उस पे कोरियोलिस फोर्स काम करेगा, बट 400 नॉटिकल माइल्स वाली विंड से कम। क्लियर? तो ये आप लोग याद रखिएगा, विंड की स्पीड जितनी ज्यादा, कोरियोलिस फोर्स उतना ज्यादा, मास जितना ज्यादा, कोरियोलिस फोर्स उतना ज्यादा। अब अपन लोग आगे आते हैं, अब अपन लोग बात करते हैं फ्रिक्शन कैसे काम करता है। देखो फ्रिक्शन करता क्या है, फ्रिक्शन स्पीड को कम कर देता है, और स्पीड कम होने के कारण कोरियोलिस फोर्स भी क्या हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कम हो जाता है। इस कारण से फ्रिक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोरियोलिस फोर्स। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। क्योंकि फ्रिक्शन आपकी स्पीड को स्लो कर देगा, और स्पीड जितनी स्लो, कोरियोलिस फोर्स उतना स्लो। इसीलिए कोरियोलिस फोर्स को कम करने के लिए फ्रिक्शन को बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन जितना बढ़ता जाएगा, कोरियोलिस फोर्स उतना कम होता जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस ये सर। था हमारा अर्थ का रोटेशन और कोरियोलिस फोर्स। इसके साथ और कुछ चीजें काम करती है, तो वो है टेम्परेचर। बट इसको थोड़ा मुझे लगता है समझना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही काम करता है जैसा प्रेशर, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में हमने देखा ना पीजीएफ, तो टेम्परेचर का भी वही है, सिंपल है। टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होगा वहाँ लो प्रेशर बनेगा, टेम्परेचर जहाँ कम होगा वहाँ हाई प्रेशर बनेगा। तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। सिंपल शब्दों में विंड लो प्रेशर से, विंड लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ चलती है। बहुत सिंपल। ठीक है? तो यहाँ पे हमने वो सारे फैक्टर्स देखे जिस कारण से हमारी विंड का हमें क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट। सबसे पहले हमने देखा पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। व्हाट इज पीजीएफ? पीजीएफ बेसिकली रेट है जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में काम करती है। उसके बाद पीजीएफ जितना ज्यादा, हमें क्या देखने को मिलेगी, विंड की स्पीड भी उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी, और केवल स्पीड नहीं, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी पीजीएफ निकालता है। उसके बाद हमने देखा पीजीएफ के बाद जो सेकंड चीज थी वो क्या थी, हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जितना ज्यादा, स्पीड उतनी कम। उसके बाद हमने देखा रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या काम करता है, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स के हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे। पहला, ये जीरो होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल पे। स्पीड और मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? और उसके साथ साथ फ्रिक्शन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बातें हमने देखी। उसके बाद हमने टेम्परेचर भी देखा, जो प्रेशर के साथ आप इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है? इतनी बातें हमने यहाँ पे समझी है, क्योंकि इससे रिलेटेड थी, प्रेशर से रिलेटेड थी। इसमें एक चीज याद रखना, हमने समझा कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स के बाद आपको ना फेरल का नियम भी समझना जरूरी है। बेसिकली जो कोरियोलिस फोर्स में मैंने आपको बता दिया, वही फेरल का नियम होता है। कोरियोलिस फोर्स ने किस दिशा, कोरियोलिस ने ना ये नहीं बताया था कि किस डायरेक्शन में जाती है। कोरियोलिस ने बताया था कि हाँ फोर्स काम करता है, जो डिफ्लेक्शन फोर्स है वो काम करता है। फिर बाद में जो फेरल आए, ठीक है, जिसको हम फेरल्स लॉ बोलते हैं, वो फेरल साहब ने बताया कि आपका जो मूविंग बॉडी होती है या फिर जो मूविंग मास होता है, ठीक है, उसके नॉर्थ हेमिस्फीयर में उसको किस साइड, राइट हैंड साइड, और साउथ हेमिस्फीयर में उसे लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट किया जाता है। ये फेरल का लॉ है। एक
और एक लॉ है बॉयज बेलेट का, ठीक है, बॉयज बेलेट का लॉ है, थोड़ा जरूरी है देखना क्योंकि अजीब सा लॉ है, समझना क्या है। ये बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है, या ऐसा समझो कि जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उस डायरेक्शन में आप खड़े हो जाओ, इस प्रकार से, ठीक है, इस डायरेक्शन में विंड जा रही है, इस डायरेक्शन में आप खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अगर आप खड़े होते हो और अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े हो, ठीक है, अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े हो, तो ये वाला साइड आपका कौन सा साइड हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अगर आप खड़े हैं तो यह हो जाएगा आपका लेफ्ट, और ये हो जाएगा आपका राइट। तो बॉयज क्या बोलते हैं कि अगर आप इस तरीके से खड़े होते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बनता है लो प्रेशर और आपके राइट हैंड साइड में बनता है हाई प्रेशर, इस बात को ये बता। और अगर आप विपरीत डायरेक्शन में चले जाएंगे तो सिंपल सी बात है ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसको थोड़ा आपको दिमाग लगा के रटना पड़ेगा, दिमाग रखना पड़ेगा। इसका मैं लॉ बता सकता हूँ बट वो आपके ऊपर ही मतलब बेकार पड़ जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसलिए। आगे बढ़े या साउथ हेमिस्फीयर Yes. का भी देखना है? देखो साउथ हेमिस्फीयर का भी देख लेते हैं। साउथ हेमिस्फीयर में भी आप इधर की डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, बस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? इस साइड आपका ये लेफ्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो अब क्या होगा? तो Left side high pressure, right side low pressure. हम्म, Sir, right side high pressure, left side low pressure. Left side high pressure, right side low pressure. लेफ्ट साइड हाई प्रेशर और राइट साइड Low pressure. लो प्रेशर, ठीक, ये अपना हो गया, ठीक है। एक चीज और याद रखना, ये जो पीजीएफ होता है ना, पीजीएफ कहाँ गया, इसको फोर्स ऑफ एक्सेलरेटिंग बोला जाता है, एक्सेलरेटिंग फोर्स बोला जाता है इसे। एक्सेलरेटिंग फोर्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि पीजीएफ जितना ज्यादा होगा विंड की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, इसलिए फोर्स ऑफ एक्सेलरेटिंग बोला जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, अब दो चीजें आपको समझनी, दो कॉन्सेप्ट आपको समझने, अच्छे से समझना। एक है जियोस्ट्रोपिक विंड और दूसरी आपको समझनी है ग्रेडियंट विंड। है दोनों लगभग एक ही, थोड़ा सा अंतर है बस। चलो सबसे पहले अपन लोग समझते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड। जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होती है? जियोस्ट्रोपिक विंड वो होती है, जनरली एक चीज और समझना है ना, नॉर्मल फिनोमिना समझना क्या होता है नॉर्मल फिनोमिना। आइसोबार ये मैंने खींचा, ये आइसोबार है मान लो 999 की, ये आइसोबार है 888 की। तो मुझे बताओ विंड ऐसी चलेगी ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आइसोबार के, आइसोबार पे परपेंडिकुलर होती है हमारी विंड, या विंड की डायरेक्शन बोल सकते हैं, या 90 एंगल Yes, sir. बनाती है, या आप देखो 90 एंगल बनाती है, ठीक है, पैरेलल नहीं होती, जनरली ऐसी होती है। बट जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होती है? जियोस्ट्रोपिक विंड बोलती है, जियोस्ट्रोपिक विंड ऐसी विंड होती है जो कि हमारे आइसोबार के, जो कि हमारे आइसोबार के क्या होती है,
पैरेलल होती है। कैसे? जैसे ये आइसोबार है, ये भी आइसोबार है, ये मान लो 111 की है, ये 1111 की है, और ये 999 की है। तो चलनी तो कैसी थी विंड? इस प्रकार से चलनी थी, बट ऐसी चलती है। ठीक है, इसको दूसरी इंक से दिखाते हैं तो क्लियर हो। ऐसी चलती है, जैसे येलो चल रही है ना वैसी चलती है। तो ये येलो वाली जो विंड है ये जियोस्ट्रॉपिक विंड है। अब ये क्यों होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। इसका भी सिंपल फिनोमिना है, इसको थोड़ा समझ। अब ये हमारी आइसोबार है, ये एक आइसोबार है जो कि है 2222 की। दूसरी हमारी आइसोबार है जो कि है हमारी 1111 की। तो विंड किस प्रकार से चलनी थी, कुछ इस प्रकार से चलनी थी। बट हम इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं और उसके फ्रिक्शन लेयर से ऊपर जाते हैं। फ्रिक्शन लेयर का मतलब वो लेयर, वो एटमॉस्फेरिक लेयर जहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है, विच इज अराउंड 1 किलोमीटर हाइट। ठीक है, 1 किलोमीटर की हाइट तक ही आपका फ्रिक्शन काम करता है। उसके बाद आपका फ्रिक्शन जो है वो लगभग क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पीजीएफ होता है, पीजीएफ की डायरेक्शन ये है जो मैंने बनाया है ना, ये है पीजीएफ की डायरेक्शन। पीजीएफ इसे ऐसा मोड़ना चाह रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण जो हमारी सरफेस होती है, फ्रिक्शन के कारण जनरली कोरियोलिस फोर्स जो है वो बहुत कम काम कर रहा होता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चूंकि फ्रिक्शन ज्यादा है तो कोरियोलिस फोर्स काम हो जाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स चाह तो रहा है कि मैं ऐसा मोड़ लूं, इधर की ओर मोड़ लूं, इधर की ओर मोड़ लूं, इधर की ओर मोड़ लूं, बट वो काम नहीं कर पा रहा है उतने अच्छे से। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है तो स्पीड कम हो जाती है। बट जब मैं अपर एटमॉस्फेयर में जाता हूँ, एबो 1 किलोमीटर जब मैं चला जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पे फ्रिक्शन बचा ही नहीं है। वहां पे सी लेवल से मैं बहुत ऊपर जा चुका हूँ और वहां पे अब फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं होने के कारण, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होने के कारण मुझे क्या देखने को मिलता है, समझना, कि जो कोरियोलिस फोर्स है उसका मान धीरे धीरे बढ़ जाता है। और कोरियोलिस फोर्स का मान इतना बढ़ जाता है कि वो ठीक पीजीएफ के अपोजिट काम करने लगता है। ठीक है, पीजीएफ कैसा काम कर रहा है, ऐसा, ये हमारा पीजीएफ काम कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। बट कोरियोलिस फोर्स का मान इतना बढ़ जाता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता है, ठीक इसके विपरीत काम करने लगता है। इस कारण से पीजीएफ और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और इस दोनों के बैलेंस होने के कारण हमारी जो विंड होती है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाती है। और उसको चलना तो ऐसे था, बट उसे कोरियोलिस फोर्स ने इधर की ओर मोड़ दिया, और जब दोनों इक्वल हो गए तो अब वो ना तो उस डायरेक्शन में चल रही है जिसको कोरियोलिस फोर्स चलाना चाह रहा है, ना तो वो पीजीएफ के अकॉर्डिंग चल रही है, बल्कि अब वो आइसोबार के पैरेलल चलने लगी है। इस प्रकार से इसको अपन लोग बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। क्लियर हुई? यस सर। ठीक। अब ये जब रोटेशन में चलती है, मतलब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अगर काम करता है, और ये इस प्रकार से चलती है, ऐसी, तो इसको अपन लोग बोलते हैं ग्रेडियंट विंड। बस इतना ही याद रखना। क्लियर? ग्रेडियंट विंड भी आइसोबार के पैरेलल ही होती है, बस वो सर्कुलर पाथ में चलती है, और वहां पे कोरियोलिस फोर्स के साथ साथ, पीजीएफ के साथ साथ एक और फोर्स काम कर रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट विंड। क्लियर हुई नहीं यहाँ दोनों? बताओ।